जाइएगा। अब यहां पर गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, एक काम करते हैं कि महाभारत का एक प्रसंग आपको बताता हूं कि कौरवों ने जब पांडवों को राज्य देने से इनकार कर दिया, तो पांडवों ने अपने दूत के रूप में कृष्ण जी को भेजा। कृष्ण जी जाते हैं कि देखिए ऐसा है, आप पांडवों को 5 गांव भी दे दीजिए तो शायद युद्ध को टाला जा सकता है। तो गांधी अभी भी यहां पर युद्ध को टालना चाह रहे हैं। वे अपनी डिमांड्स रखते हैं कि अगर आपने इन सारी डिमांड्स को आप मान लेते हैं तो हम अपना आंदोलन जारी नहीं रखेंगे, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन यदि आप डिमांड्स नहीं मानते हैं तो हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा, वो स्टार्ट होगा दांडी मार्च से। तो फ्रेंड्स, यहाँ गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे हैं वो क्या हैं, हम इन्हें देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, राइट, आपको देखने में ताकि आसानी रहे। राइट, तो देखिए गांधी जी की जो 11 सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो गांधी जी के 11 सूत्र क्या क्या है, देखिए। वे कहते हैं कि रुपए और स्टर्लिंग पाउंड जो है उसके अनुपात को बदल दीजिए, भारत के पक्ष में कीजिए, क्योंकि वो जो अभी जो हो रहा है वो किसके फेवर में है, ब्रिटेन के फेवर में है। उससे क्या होता है कि ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ होता है और भारत को नुकसान होता है। तो भारत के व्यापारियों को अपने साथ शामिल करने के लिए गांधी जी ने इतनी बड़ी रणनीति देखी, इतनी बड़ी डिमांड की। क्या इसे एक आम व्यक्ति उस वक्त नहीं समझ पाता था? और कई बार गांधी जी को क्रिटिसाइज करने के दौरान हम कह देते कि देखिए, लेकिन कोई भी एक अगर आंदोलन चलाना है, कुछ भी करना है, इवन आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपको फंड्स की आवश्यकता होती है। भाई आपके माताजी पिताजी देंगे, आपके परिवार में कोई आपका मदद करेगा, सहयोग करेगा, आपको कहीं से ही फंड चाहिए, चाहे आप काम करें, ट्यूशन पाए, कुछ। उसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के भी फंड्स चाहिए। अब राष्ट्रीय आंदोलन को फंड्स कौन देगा? राष्ट्रीय आंदोलन को फंड्स देंगे भारत में जागीरदार, जमींदार और बड़े व्यापारी जो हैं वो देंगे। तो वहां पर उनके बातों को, उनके मुद्दों को भी यहाँ रखना है। जब हम एक कॉमन मैन, एक आम आदमी को मुद्दों को गांधी जी एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पर पूंजीपतियों के मुद्दों को भी एड्रेस करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर गांधी जी को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि गांधी कांग्रेस के अंदर पूंजीपतियों के एजेंट थे, गांधी जी को कहा जाता है। बट मैं कहूंगा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि रुपए स्टर्लिंग अनुपात को बदल दिया जाए। सेकंड आता है, उन्होंने कितनी कमाल की बात की। देखिए अब यहां पर हमने देखा किसको शामिल कर रहे हैं, वो व्यापारी। और ये व्यापारी कौन है? बड़े बड़े बिजनेसमैन है, राइट। जैसे आज हम अडानी, अंबानी, कई बार प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप नहीं लग जाता कि उन्होंने अडानी के फेवर में लिया, कोई कहेगा अंबानी के फेवर में लिया, या किसी और उद्योगपति का नाम लेंगे। तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ किसी में ब्लेम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होती है। तो नेशनल लीडर्स भी इस बात को समझते थे कि अगर आपको अपना व्यापार चलाना है और अगर आपको अपना एक आंदोलन चलाना है तो व्यापारी जो है, बिजनेसमैन है, उसको भी सपोर्ट हमें करेंगे, तब वो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। नहीं तो नेशनल मूवमेंट के वो अगेंस्ट हो जाएगा। देन तब कब तक रन कर पाएंगे आप बिना फंड्स के, बिना सहयोग? क्योंकि अगर वो सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे। अब ये व्यापारी हो गए, फिर देन इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कृषकों की बात। देखिए, कृषक वर्ग के लिए उन्होंने कहा कृषि कर को 50%, जो कृषि पे कर लगाया जाता था उसको 50% कम किया जाए और इसे क्या बनाया जाए? इसे पार्लियामेंट, उस वक्त जो विधानसभाएं थी उनके नियंत्रण का विषय बनाया जाए, विधायी नियंत्रण का विषय बनाया जाए। जैसे आज भी कृषि किसका है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी इस पे कानून बना देती है और साथ साथ सेंट्रल भी बनाती है, राइट। तो अब अगर हम अगला देखें, देन एक और उन्होंने क्या चीज पकड़ी है। देखिए मैं मानता हूं ज्यादातर लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण होती है, चाहे वो आज भले कितने ही सालों से शहर में बसे हों, वो आज नहीं जानते। अपने माताजी पिताजी दादा दादी से पूछेंगे कि कई बार क्या ऐसा उन्होंने अपने गांव में देखा है कि कोई रोटी सिर्फ नमक से खा लेता हो। राइट फ्रेंड्स, मैंने अपने गांव में इस तरह से देखा है, जब मैं मजदूर वहां काम किया करते थे कटाई उटाई के सीजन में, वो मैं बता रहा हूँ कि चटनी नमक से रोटी कैसे खाई जाती है। तो यहां पर गांधी ने उस वर्ग को एड्रेस किया, गांधी ने उनको शामिल किया और गांधी कहते हैं कि देखिए नमक पर एकाधिकार समाप्त कीजिए सरकार और नमक पर टैक्स को खत्म कीजिए सरकार। तो यहां पर गांधी जी ने ऐसा मुद्दा पकड़ा, ऐसा मुद्दा पकड़ा कि आम जनता जुड़ गई। एक चाहे वो रिक्शा पुलर क्यों ना हो, एक एक काबलर क्यों ना हो, मोची क्यों ना हो, हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, क्योंकि नमक तो साहब बिजनेसमैन भी खाता है और एक किसान भी खाता है, एक मजदूर भी खाता है। तो आप यहां इन्होंने ऐसे मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं गांधी जी, जिससे कि इस आंदोलन को एक व्यापक जनाधार दे सके।
तो उस मामले में गांधी सफल होते। गांधी की स्ट्रैटेजी जबरदस्त तरीके से सफल होती है। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने कि भारत में आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक पैमाने पर बड़ी भागीदारी में कन्वर्ट कर दिया, एक मास मोबिलाइजेशन या मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, तो मैं आंख बंद करके बगैर सोचे सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम लेता हूं। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप ये मत सोचिए मैं गांधी जी का फैन हूं। देखिए, मैं एक न्यूट्रल हूं और एक हिस्ट्री का अगर आपको मैं पढ़ाता हूं, हिस्ट्री इतने सालों से पढ़ रहा हूं, तो मैं एक निष्पक्ष राय आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप भी निष्पक्ष तरीके से चीजों को सोच पाए। देन अगला आता है उच्च श्रेणी की सेवाओं और सैन्य व्यय कम किया जाए। जो देखिए, अब यहां पे क्या बात है, क्योंकि ज्यादातर जो उच्च श्रेणी के पद होते थे वो अंग्रेजों के पास होते थे या एंग्लो इंडियंस के पास होते थे, या भारत के ही ऐसे वर्ग जिन्हें हम बोलेंगे कि जो पुराने समय से राजे रजवाड़े जागीरदार जमींदार लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा होता था, जिनके पास इतनी समझ होती थी कि वो अपने बच्चों को आईसीएस ऑफिसर की तैयारी कैसे की जाए, बड़े बड़े अच्छे अंग्रेजी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते थे, यहां तक कि लंदन पढ़ने के लिए भेजा करते थे, वही लोग बना करते थे और वो एक राजा की जिंदगी जिया करते थे। तो गांधी जी ने यहां पर भी चोट मारी। वे कहते कि उच्च श्रेणी की जो भी सेवाएं हैं और सेना के ऊपर जो खर्च होता है उसे कम किया जाए, उनके वेतन को कम किया जाए, ये बहुत बड़ी डिमांड थी। देन सेकंड आता है कि जो भी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि बाघा जतिन का एक एग्जांपल देखिए कि इतने लंबी उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके पश्चात उनकी डेथ हो जाती। डिमांड क्या थी इन लोगों की, चाहे भगत सिंह हो, बाघा जतिन, उनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि उनको राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। राजनीतिक कैदी का दर्जा एक क्रिमिनल कैदी के दर्जे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई एक मर्डर करके जेल में जा रहा है, कोई अगर एक चोरी करके जेल में जा रहा हो, वहीं आप लोगों के हक की बात करते हैं, उसके कारण अगर आप जेल में जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए। सेम यही डिमांड करते थे कि वो राजनीतिक कैदियों के तौर पर उनको ट्रीट किया जाए। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो आपराधिक जांच होती है, किसी भी जगह पे अगर कोई क्रिमिनल होता है या किसी भी तरह की कोई जांच की जाती है, कोई राजनीतिक घटना हुई है, कहीं क्रिमिनल घटना हुई है, तो वहां पर उन्होंने कहा आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कीजिए कि जो आपके अभी अपराधों की जांच की जाती है, यहां पर बहुत ज्यादा पार्शियलिटी की जाती है, भारतीयों के हितों की अनदेखी की जाती है और छोटे से जुर्म की बड़ी सजा दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा रॉलेट एक्ट। राइट, रॉलेट एक्ट जो लागू किया था उसमें क्या था, इतने अधिकार दे दिए गए थे अधिकारियों को, जजेस को, कि बिना सुनवाई बिना कुछ के सीधा जेल में डाल दीजिए। अब आप देखिए चलिए कि मजिस्ट्रेट के पास इतने अधिक अधिकार, फिर क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाता है। तो अगर सत्ता को निरंकुश बना दिया जाएगा तो सदैव शोषण ही होता है। तो यहां पर उसी चीज पर चोट की गई कि भाई देखिए, जो जांच विभाग है उसमें सुधार कीजिए, जांच की तरीकों में सुधार कीजिए। सेकंड आता है, उन्होंने कहा कि डाक आरक्षण बिल स्वीकार करें, और एक आता है कि भारतीय वस्त्रों की रक्षा करें। तो यहां पर उन्होंने फिर से व्यापारियों की बात करते हैं वो, कि देखिए यहां पर कैसे, और आज भी अगर हम देखा जाए तो भारत में कोई सबसे ज्यादा भारत से विदेशों में भेजे जाने वाला अगर कोई उत्पाद होता है तो हम कहेंगे वो कॉटन इंडस्ट्रीज से निकलता है। मतलब जो रॉ के फॉर्म में हो या सिले सिलाए वस्त्र के फॉर्म में हो, तो वो यहां से आता, और बहुत बड़े पैमाने पर ये, चाहे वो हम बोलेंगे स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल पे हो, लोगों को रोजगार देने का जरिया होता था। और स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने किया ही ये था। जब आप पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजों के या यूरोपियंस के आगमन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वहां आप देखेंगे जो पुराना दस्तकार वर्ग है, जो कपड़े सिलने का, कपड़े बनाने का जो काम करते थे, उन सब के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर कुठाराघात और उनके हितों की अनदेखी की गई थी। यहां तक कि वो अपना अंगूठा भी काट दिया करते ताकि वो जो लूम है वो ही ना चला पाए। इनको पढ़िएगा डिटेल में, हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राइट फ्रेंड्स, फिर आता है नशीले पदार्थों का निषेध। ये तो हमारे संविधान में आज भी शामिल है। कहते हैं ना कि शराबबंदी, कुछ आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं कि आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ऐसे भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने शराबबंदी की, कानून लागू किया और फिर उसको वापस ले लिया, लेकिन अभी भी ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर शराबबंदी लागू है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन फिर आता है कि जो शिपिंग इंडस्ट्रीज है, जहाजरानी जो उद्योग है, वो भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए। क्योंकि देखिए उस जमाने में कोई भारत से लेकर के यूरोप तक अगर कोई भी माल को भेजना है या कुछ माल मंगवाना है तो उसके लिए क्या माध्यम होता था, शिप होते थे।
एरोप्लेन्स नहीं थे, रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, ट्रेन इतने अच्छे नहीं थे, तो भारत के एक कोने से लेकर के देन, हाँ एक फैक्ट यहां बताऊंगा, उस समय भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी सिंधिया राजघराने की, जो ग्वालियर का जो सिंधिया राजघराना है, बाद में चल के उसको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सिंधिया की जो शिपिंग कंपनी थी उसको नेशनलाइज करके बनाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स याद रखिएगा। हम इकोनॉमी में भी बात करेंगे। देन फिर आता है, देखिए ये आ गए हथियार, कि जो भी हथियारों के लाइसेंस दिए जाते हैं इन पर बात करते हैं। भारतीयों को अब आप सोच के देखिए कि लाठी के अलावा कोई भी चीज ले जाने का अधिकार नहीं था। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में कल्चर है, वहां पे उनके संविधान से वो कल्चर डेवलप हो कि हर व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। हर व्यक्ति, जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं इस तरह से वहां पे बंदूकों के स्टोर होते हैं, गन स्टोर्स होते हैं, वहां लोग जाते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो भी आर्म्स एम्युनिशन खरीदना वो ले लेते हैं, राइट। अब आप देखिए तो यहां पर भी ये डिमांड की गई कि भारतीयों को अग्नियास्त्र का लाइसेंस, मतलब हथियारों का लाइसेंस दिया जाए, बंदूकों का लाइसेंस दिया जाए, ये बात भी की गई। और ये डिमांड थी यहाँ पर, क्योंकि भारतीयों को अधिकार नहीं था। लाठी के अलावा वो कुल्हाड़ी भी लेके चलेगा तो कहेंगे अरे ये कोई क्राइम कर देगा, पुलिस को मारेगा, किसी को मार देगा, कहीं चोरी कर लेगा, और उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते थे, राइट फ्रेंड। पुलिस तो हमारी वैसी की वैसी सर, जैसी पुराने समय में थी, अंग्रेजों के जमाने में, वो आज भी वैसी है, राइट। चलिए देन फिर अगला मुद्दा अगर हम यहाँ देखते हैं तो कहां पर, देखिए धीरे धीरे करके हम पहुंचते जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। वो पृष्ठभूमि बताना बहुत जरूरी है आपको कि आखिर ये डेवलपमेंट्स हो कैसे रहे और कैसे हम वहां तक पहुंचे। अब ये जो गांधी जी ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार गांधी जी की बात को मान लेगी? नहीं मानेगी। और यहां पर यही हुआ कि गांधी जी ने जो अपनी डिमांड्स रखी, सरकार इस पर कुछ भी नहीं कहती है। वो ना तो हाँ बोलती ना बोलती है। तो समझ जाते हैं कि भाई देखिए अब क्या है कि अब एक्शन का टाइम आ गया। और जब एक्शन का टाइम आ जाता है तो यहां पर हम देखेंगे शुरुआत होती है, नमक कानून को तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलता है, एक मार्च चलता है जिसे हम दांडी मार्च बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो यहां पर एक इशू आपको आएगा, तो मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से देख पाए। मुझे लगता है सभी को विजिबल हो रहा होगा। राइट, तो अब विजिबल हो रहा होगा। चलिए, तो गांधी जी ने पहले इरविन साहब को बताया, देखिए साहब ऐसा है कि अब हम दांडी के मार्च पर जा रहे हैं और वहां हम तोड़ेंगे, सबसे पहला काम करेंगे नमक के कानून को तोड़ेंगे। क्यों भाई? आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि नमक को आखिर गांधी ने चूज क्यों किया। वो देखिए क्या चूज कर रहे हैं, मुद्रा का विनिमय, एक्सचेंज रेट क्या है उसको चूज कर रहे हैं, शिपिंग इंडस्ट्रीज को चूज कर रहे हैं, हथियारों को चूज कर रहे हैं, राइट। और वो कह रहे हैं कि बड़े जो उच्च पदों पर, जो सेना पर खर्च होता है, उच्च पदों पर जो वेतन दिया था उसको कम कीजिए, कृषि पर जो कर है उसको 50% कर दीजिए, कृषि को विधायी विषय बना दीजिए। तो वो सारी चीजें, और उसमें नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नमक देखिए बड़े व्यापारी जो उस समय के टाटा बिरला जो थे, बजाज परिवार थे, वो भी नमक खाते हैं, और एक आम व्यक्ति भी नमक खाता, नमक और रोटी खा लेता प्याज के साथ, राइट फ्रेंड। तो गांधी ने उनको कहा कि अब हम दांडी मार्च स्टार्ट कर रहे हैं और नमक कानून तोड़ेंगे। तो गांधी अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर के निकल पड़ते हैं दांडी की तरफ। 12 मार्च को ये चलते हैं, और देखिए 12 मार्च को गांधी जी निकलेंगे, 12 मार्च 1930, और अहमदाबाद से चल करके दांडी तक पहुंचेंगे, और वहां पर 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंच जाते हैं, और 6 अप्रैल से तो आंदोलन शुरू हो जाता है। देखिए 6 अप्रैल को वो नमक कानून तोड़ देंगे। करना कुछ नहीं था, बस इतना करना, जाना है, नमक उठाना, बोलना आज से हम नमक सब उठाएंगे। और लोगों ने भर भर के अपनी जेबों में लेके गए, जो झोले थे उनमें नमक भरा और ले गए, क्योंकि पहले नमक बनाने पर, नमक बेचने पर, नमक के स्टोरेज करने पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण था। अगर सरकार ही किसी को लाइसेंस देती थी कि कौन व्यक्ति नमक बेच सकता है, बना सकता है, खरीद सकता है, माफ कीजिए खरीद तो सभी सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती थी, मतलब स्टोरेज वगैरह। तो ये सबसे पहले चोट उन्होंने यहाँ की, ताकि कॉमन मैन, एक आम आदमी कहेगा अरे ये गांधी बाबा ये तो हमारी बात करता है, और लोग जुड़ जाते हैं। सेकंड आता है और क्या क्या होगा, आखिर इस आंदोलन का जो विरोध के स्वरूप क्या क्या है। तो अब विरोध के स्वरूप की अगर हम बात करें तो देखिए उन्होंने ऐसी चीजें पकड़ी जो कि हम पहले पुराने अपने असहयोग आंदोलन के दौरान देख चुके हैं। जैसे कि गांधी जी यहाँ पर बात करेंगे, देखिए नमक कानून तो तोड़ ही दिया उन्होंने,
देन फिर कहेंगे कि शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना। शराब को क्यों गांधी जी चूज करते थे? देखिए, आज भी एक मूवी आई है, शायद क्या नाम है उसका, ड्राई डे। देखिएगा, कहीं मौका मिले तो ड्राई डे देखिएगा। उसमें यही दिखाया है कि महिलाओं को दिखाया गया है कि महिलाएं इस बात से परेशान है, त्रस्त हैं कि उनके पति शराब में बहुत सारा धन व्यय कर देते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश पे जो खर्च होना चाहिए वो वेस्ट हो जाता है। तो ये समस्या पहले से आज से नहीं है। और देखिए, शराब के नशे में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो एक तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने फेवर में करना है आंदोलन के, शराबबंदी की बात करो। सेकंड आता है कि हर कोई विदेशी वस्तु का अफोर्ड नहीं कर पाता था, आम आदमी तो बिल्कुल नहीं कर पाता था। क्या आज भी हर आदमी आईफोन अफोर्ड कर पाता? नहीं, लेकिन तब भी लोग लाइन में लगेंगे, चाहे ईएमआई लेकर के उसको लेंगे कैसे भी करके, बट वो उनकी आवश्यकता नहीं है। सेम उसी तरह से उस वक्त विदेशी वस्तुएं, विदेशी वस्त्रों की आवश्यकता सबको नहीं थी। सेकंड एक चीज और होती थी, अगर वो विदेशी वस्तुएं यहाँ आएंगी, विदेशी वस्त्र यहाँ आएंगे, तो भारत के माल को कौन खरीदेगा? तो भारत के जो भी उत्पादक वर्ग हैं, बिक्रीकर्ता वर्ग हैं, उन सबको टारगेट करना, उन सबको अपने साथ शामिल करने के लिए इस तरह के मुद्दों को गांधी जी ने अपने आंदोलन में शामिल किया। तो विदेशी वस्त्रों के सामने धरना देना, शराब और ताड़ी की दुकानों के सामने धरना देना, और एक और लोकप्रिय जिससे कि सरकार पर ज्यादा चोट पड़ेगी। देखिए, आज है 5 जनवरी 2023। अभी 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे भारत में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी, और वो लंबी नहीं चली। सरकार ने भी उनको आश्वासन दिया कि राइट, उनकी जो समस्याएं उनको वो एड्रेस करेंगे, उन पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ट्रक नहीं चलेंगे सड़कों पर तो क्या होगा? व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कहां से डेवलपमेंट का काम करेगी, और जो सरकारी बाबू अधिकारी सबकी तनख्वाह कहां से देगी? तो राइट, यहां पर भी गांधी जी उस पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि करों का भुगतान रोक दो, कोई कर नहीं देगा। और लोग तो चाहते ये थे, जैसे कई बार नहीं आता, कर्ज माफी की योजना आ जाती है, ब्याज माफी की योजना आ जाती है, लोग बड़े खुश रहते हैं, हाँ ये ठीक काम है। तो सेम गांधी जी वो सारे पॉपुलर पॉलिटिक्स के जो भी तरीके थे, उन सबको गांधी जी ने यहाँ पे अप्लाई किया। बोला करों का भुगतान करने से इनकार कर दो। देन फिर और बड़ी चीज होती है, देखिए क्या होता है कि न्यायालयों को बहिष्कार करने का तरीका, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि वकालत करना छोड़ दो, आप मत जाइए। और इसके अलावा क्या कीजिए कि जो मुकदमेबाजी वगैरह जो होती है, वहां ना जाकर के आप पंच निर्णय से डिसीजन लीजिए। जैसे आज भी आप जाएंगे, कभी गांव में कोई विवाद हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई पंचायत कर लेते हैं। कहाँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे, पुलिस के धक्के खाएंगे, वहां पैसे देंगे, वकील साहब को पैसे देंगे। तो बेटर है क्यों ना हम मीडिएशन में चले जाएं और वहां पर वकीलों के जरिए उस बात को आपस में मिलजुल करके पंच निर्णय से स्वीकार कर लें। लेकिन इससे सरकार को तो नुकसान होना था। देन फिर आता है कि जो सरकारी जो सेवक हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन चालू किया वहां पर भी बड़े बड़े लोगों ने अपने सरकारी बड़े बड़े पदों को त्याग दिया था, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम हम बार बार आपके सामने लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे बहुत सारे लोग रहे, क्योंकि उनका नाम इसलिए लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि बड़े लीडर है, आप उनको उनके नाम से जानते हैं। बाकी तो बहुत सारे कई ऐसे गुमनाम लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल आंदोलन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ सर्वस्व अपना निछावर कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं वो सभी लोग ऐसे लोग, त्यागी लोग, जिन्होंने अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर आगे आप देखेंगे कि स्वराज प्राप्ति के साधनों के रूप में किसका करना? अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना। भाई देखिए, गांधी जी एक बात बोलते थे, भाई किसी का दिल जीतना है ना तो अहिंसक तरीके अपना लीजिए, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। और इससे क्या होगा, एक ना एक दिन अगर कोई व्यक्ति अहिंसक तरीके से आंदोलन करता है और कोई उसके ऊपर हिंसा करता है, तो जो यहाँ पर अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश की जो सरकार थी, वो क्या बोलती थी? हम भारत में क्यों हैं? हम भारत में भारतीयों के कल्याण के लिए हैं, हम इनके डेवलपमेंट के लिए हैं। वे कहते हैं हमने इनको मॉडर्न एजुकेशन दी, हमने इनको मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन दी, हमने इनको बिजली दी, राइट, शिपिंग इंडस्ट्रीज दी, एरोप्लेन्स भी आ रहे हैं भारत में, सब कुछ आ रहा है, एक मॉडर्न एक डेमोक्रेसी दी, हमने इनको लोकतंत्र दिया, इनको कानून दिए आधुनिक तरीके की। तो वो सारी चीजें जो मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद आधुनिक युग की शुरुआत हुई, ऐसे आधुनिक पसंद लोग, ऐसे आधुनिकता की बात करने वाले लोग जो मानवता की बात करते हैं, अगर वो निहत्थे लोगों पर हथियार चलाते हैं, उनकी पुलिस हथियार चलाती है, तो उस आंदोलनकारी जो है उनके साथ और वर्ग जुड़ जाएंगे, जो लोग कहेंगे कि अंग्रेजों ने बड़ा गलत किया, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। अब याद कीजिए, भारत में भी आज भी इस तरह के बहुत सारे विरोध आंदोलन होते हैं। पर्टिकुलरली मैं रेसलर्स के आंदोलन की बात कर रहा हूं, जिससे कि उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और उन लोगों ने उनको समर्थन दिया था। किसानों की बात कर रहा हूं, जहां पे किसानों को समर्थन दिया गया था। राइट, चलिए हम फिर आते हैं गांधी जी के आंदोलन पर।
तो यहां पर अगर हम देखें, देन गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गांधी जी कहते भाई जगह जगह जाके आप तो जेल भर दीजिए। भाई जेल में देखिए जाना उस वक्त क्या था कि उस वक्त जेल जाने का मतलब होता है कि आप नायक बन के निकले हैं, और आज भी ऐसा होता है। आप कहते हैं कि भाई हम तो जनता के लिए खड़े हैं सड़क पर, जनता की आवाज कर रहे हैं, आपने हमें गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लीजिए। उस वक्त और बड़ी बात होती थी। तो लोगों को लगता था कि भाई जेल जाएंगे, जब लौट के आएंगे नायकों जैसा स्वागत होगा, तो चलिए जेल जाने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए गांधी जी ने अपनी रणनीति में वो सारी चीजें शामिल की जिसके बारे में अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा और पूरे भारत में इसका प्रसार हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कहां कहां इसका प्रसार हुआ। तो अब तक आप काफी हद तक समझ चुके होंगे कि क्यों शुरू हुआ, इसके कार्यक्रम क्या थे, और अब ये इसका विस्तार देखते हैं कि भारत में अगर हम देखें कि दक्षिण केरल से लेके मालाबार के तट से लेकर के हम देखेंगे इसको कश्मीर तक जाएगा, और गुजरात से लेके बंगाल असम तक जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए गांधी जी की प्रेरणा से अगर तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और वो यहाँ पर भी देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए, देखिए वेदारण्यम नमक सत्याग्रह के नाम से वो जाना जाता है, कि यहाँ पे एक मार्च निकालते हैं और विदेशी वस्त्रों की जो दुकानें हैं, कपड़े हैं, उनके सामने धरना देना और उनकी होली जलाना, और बड़ा ही फेमस की शराब की दुकानों के आगे धरना देना। और यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, एक हिस्टोरियन है सुमित सरकार, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और विपिन चंद्रा जी की बात में भी, किताब में भी मुझे वो पढ़ने को मिला। कहते देखिए शराब की दुकानों के आगे महिलाएं आके बैठा करती थी, कहते कई लोग तो उन्हें ताकने के लिए भी वहां आ जाया करते, तो भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। थोड़ी मजेदार बात है, लेकिन ध्यान रखिए इसको जोड़ मत दीजिए, अपने आंसर में मत लिख दीजिएगा ये बात। अब आता है कि मालाबार तट पर कौन है, तो वहां पे केलप्पन है और कृष्ण पिल्लई है, जिन्होंने कि वहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया। और यहां पर भी वही स्ट्रेटजी इनकी चली, राइट, कि नमक मार्च का आयोजन किया जाए। और बंगाल में अगर हम देखें, ये देखिए बंगाल में अगर देखें तो बंगाल में कौन है, सुभाष चंद्र बोस है और सेन गुप्ता। सेम वही हर जगह में दिखेगा, नमक सत्याग्रह कीजिए, चौकीदारी कर नहीं दीजिए, यूनियन बोर्ड जो है उनका अगर कोई चुनाव है तो उसमें आप शामिल मत होइए, उनमें नहीं जाइए। देन इसी तरीके से हर जगह हम देखेंगे कि गांधी जी का जो उन्होंने मंत्र दिया वो हर जगह कामयाब रहा। और एक यहाँ दो घटना, एक नहीं मैं दो कहूंगा, मेरे सामने धरसाना का आंदोलन भी आ गया और खान अब्दुल गफ्फार खान आ गए, इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। पेशावर में एक ऐसी घटना होती है कि वहां पर जो अफगानिस्तान, मतलब देखिए उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता, तो अफगानिस्तान वाली जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां जो पख्तून लोग रहते हैं, कबायली लोग रहते हैं, तो वहां उनका नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और जैसे कि जब आप इटली के एकीकरण को पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे वहां पे भी कभी आपको ब्लैक शर्ट मिलेगा, रेड शर्ट मिलेगा, गैरीबाल्डी जैसे लोगों के नाम मिलेंगे आपको। यहाँ पर हमें खान अब्दुल गफ्फार खान मिलते हैं, और ये देखिए लाल शर्ट, ठीक है, लाल कुर्ती बोला जाता था। अगर कभी आपको कहीं किसी एग्जाम में आए तो आप ध्यान रखें कि लाल कुर्ती कौन है, तो आप बता सकते हैं भाई लाल कुर्ती वाला कौन है यहाँ पर। तो लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार, कि भाई खुदा के लिए। और देखिए यहां पर इस इलाके में लोग गांधी को जानते थे, और उसको गांधी को क्या बोलते थे, गांधी क्या है, मलंग बाबा, कपड़े कम पहनते हैं, कपड़े कम पहनते, साधु संतों जैसे रहते हैं, जिसे किसी बात की परवाह नहीं है, तो क्या हो गया, मलंग हो गए, भाई हमें किसी बात का फिक्र नहीं है, किसी बात की डर नहीं है, तो मलंग बाबा बोला करते थे गांधी को। और जब यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी इस आंदोलन को कुचलने के लिए, तो यहाँ पर गढ़वाल राइफल्स के जवान गए, और यहाँ पर एक जवान जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। इन्होंने इनकार कर दिया, कहते साहब आप मेरे ये लीजिए, मेरी राइफल लीजिए, आप मुझे कैद कर लीजिए, लेकिन मैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर गोली नहीं चला सकता। तो यहां पर सरकार को लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, आंदोलन को समर्थन मिल रहा। उन्होंने कहा भाई निहत्ती भीड़, देखिए गांधी जी का वही आ गया ना यहाँ पे, अहिंसक आंदोलन से क्या फायदे हैं, तो निहत्ती भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम बार बार पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में आता है, गढ़वाल राइफल से यहाँ पर। और ये लाल कुर्ती ध्यान रखें, उनके संगठन का नाम है खुदाई खिदमतगार। और ये कोई ऐसा नहीं था, ये सारे के सारे वॉलंटरीली आ रहे थे, स्वयं सेवक की तरह आ रहे थे कि बस हमें तो काम करना है। कोई उनका उद्देश्य था कि भाई गांधी ने कुछ कहा है हमें बात माननी, गांधी को देखा किसी ने नहीं, उड़ती उड़ती खबरें गई, मलंग बाबा करके लोग शामिल हो गए। सेकंड आता है धरसाना का। मैं यहाँ बताऊंगा, अगर कभी आप विपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे या आप गांधी मूवी देखेंगे जो पुरानी वाली है,
रिचर्ड एटनबरो वाली मूवी है, आप जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पे धरसाना के नमक सत्याग्रह का वर्णन किया गया है, उस फिल्म में दिखाया गया है, वो बड़ा ही मार्मिक है। तो यहाँ पे जो पत्रकार थे अमेरिका के, मिलर नाम है उनका, वो इस घटना का जिक्र करते हैं कि जो भी स्वयं सेवक हैं जो इस सत्याग्रह के लिए आए हैं धरसाना में, गुजरात में, जिसका नेतृत्व कर रही थी सरोजनी नायडू, और ये इमाम साहब ये कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका से आए हैं। और ये जो मणिलाल आप जानते हुए गांधी जी के बेटे हैं ये। अब ये तीनों लोग वहां पे नेतृत्व कर रहे हैं, ये जाते हैं और जाके खड़े हो जाते हैं यूं सैनिकों के सामने, और वो अंग्रेज सैनिकों के पास, अंग्रेज कहने के लिए वो हैं भारतीय सैनिक ही, लेकिन अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, लोहे की मूठ वाली लाठी दे मारते हैं, सिर फूटता है, खून बहता है, आते हैं दूसरे स्वयंसेवक उठा के उनको ले जाते हैं, और दूसरा जत्था के फिर खड़ा हो जाता है कि साहब हम तो नमक लेके जाएंगे यहाँ से। तो ये दिखाया गांधी के आंदोलन की ताकत की, कितने अहिंसावादी तरीके से गांधी ने लोगों का जन समर्थन हासिल किया। और देखिए आज भी मैं जब इसी बात को बताता हूँ बड़ा रोमांचित होकर के बताता हूँ कि देखिए ये भी तरीके हैं। अगर मान लीजिए कोई मेरे से भी कहेगा तो मैं यही कहूंगा, भाई देखो ऐसा है, मैंने लड़ना नहीं आपसे, मैं आपके अगेंस्ट सत्याग्रह कर लूंगा, बट हर जगह नहीं चलेगा, गांधी वाली स्ट्रेटजी ध्यान रखिएगा। राइट, तो यहां पर आप ध्यान रखें कि इसे धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर कहा जाता है, तो धरसाना सॉल्ट मार्च कहा जाता है। और उस पत्रकार का नाम याद रखिएगा, जेम्स मिलर नाम है उसका। सरोजनी नायडू ने यहाँ नेतृत्व किया। ये इमाम साहब वो हैं जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम करते थे, वो आए यहाँ, और मणिलाल गांधी जी के बेटे हैं। राइट, तो यहाँ पर ये सारी चीजें चली रही, और हर बार 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 मैं रिपीट कर रहा हूं कि कर ना दिया जाए, ठीक है, किसी भी तरह के राजस्व भुगतान का इनकार कर दिया जाए, और ये सारी चीजें जब चल रही हैं यहाँ पर, तो सरकार को धीरे 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 असर हो रहा है। और देखिए अब हम बात करेंगे आज का जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को उन दिनों कहा जाता था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त प्रांत में कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और देखिए रेवेन्यू नहीं देंगे हम, राजस्व नहीं देंगे, और अगर कोई जमीन सरकार से हमने लीज पे ली है, हम उसका रेंट नहीं देंगे, किराया नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी वही आ गए सारे मुद्दे। और उसी तरह से अगर हम देखें बिहार में, तो यहाँ पर अंबिका कांत सिन्हा नेतृत्व कर रहे हैं, वे भी यहाँ पे कहेंगे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। और यहाँ पर चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह चलाए जाते। तो जब भी कभी आता तो ये चंपारण सत्याग्रह उससे अलग है जो किसानों के लिए हुआ था, राइट, यहाँ पे अलग। देन इसके अलावा एक और मुद्दा होता था कि चौकीदारी कर। अब ये चौकीदारी कर बार बार मैं बोलता हूँ, आप सोचते हैं सर थोड़ा सा बता दो, तो मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता था, आज भी अगर आप जाएंगे अपने गांव में कहीं पे भी, गांव में एक होता है कोटवार बोलते हैं उसको, वो गांव में यूं समझिए एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट होता है कोटवार, कोटवार के ऊपर पटवारी। तो गांव में जो भी घटना घटती है, कोई पैदा होता है, किसी की डेथ होती है, किसी ने कोई अपराध किया, किसी ने कोई खुशी का मौका है, वो सारी जानकारी कोटवार रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और वो तहसील में पटवारी को देता है। वहां नायब तहसीलदार होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, रेवेन्यू क्या बोलते हैं, गिरदावर, राइट, उनको देता है तहसीलदार, एसडीएम। इस तरह से पूरी, कभी भी अगर पूछा जाता है तो सबसे छोटी यूनिट कौन है, अगर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे गांव का चौकीदार होता है, जिसे कोटवार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसलिए हर बार बात होती है कि भाई कोटवार या चौकीदार की जो तनख्वाह है जहां जिस टैक्स से जाती है, हमें वो देनी ही नहीं है, तो उसका भी विरोध किया जाता है कि चौकीदारी का विरोध किया जाए, चौकीदार कर का विरोध किया जाए। राइट फ्रेंड्स,